Hello students, today we will discuss about the हिंदी, यानी कि आज हम बात करेंगे 12th क्लास के हिंदी के एग्जाम की, जिसका सब्जेक्ट कोड है 301। 301 सब्जेक्ट कोड है। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का एग्जाम आएगा, जिसको 3 घंटे के अंदर आपको पेपर को करना होगा। पेपर को यदि पास करना है तो मिनिमम 33 मार्क्स यानी कि 33 मार्क्स जो होंगे वो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 के बच्चों के लिए, जो फ्रेश एडमिशन लिए थे उनके लिए 27 मार्क्स, और स्ट्रीम 2 के जितने भी बच्चे हैं जो यानी कि सीबीएसई या किसी बोर्ड से फेल स्टूडेंट थे उनके लिए 33 मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। आज हम इस पेपर को यदि हम ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो हम ये मान सकते हैं कि आप इस पेपर के पैटर्न को अगर फॉलो कर लिए तो आप डेफिनेटली पास हो सकते हैं। तो इसलिए ये पेपर आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे। पहले तो बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। टोटल क्वेश्चंस बेटा 34 आएंगे। क्वेश्चंस 2 पार्ट में होगा। पहले प्रश्न संख्या 1 से लेके 20 तक सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 तक वास्तुनिष्ठ प्रश्न, जो 3 मार्क्स के 2 प्रश्न, 7 अंक के 2 प्रश्न तथा 10 अंक का 1 प्रश्न है। निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 26 से 34 तक क्वेश्चन जितने भी होंगे वो कैसे होंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न 4 अंक के, प्रश्न 2 5 अंक के, और इसके बाद 6 अंक के 4 प्रश्न दिए जाएंगे। 8 अंक का 1 प्रश्न दिया जाएगा। प्रश्न संख्या प्रथम से शुरू करेंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव यानी कि जिसे हम हिंदी में कहेंगे बहुविकल्पीय। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है बेटा, भरत का भ्रात प्रेम प्रसंग के आधार पर लिखिए कि राम को सम्मुख देख भरत की आंखें भर आईं। यानी कि राम को जब उन्होंने देखा तो भरत की आंखें क्यों भर आईं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। भरत की आंखें किससे भर आईं बेटा? प्रेम के आंसुओं से। किससे भर आईं? प्रेम के आंसुओं से। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भरत का भ्रात प्रेम के उत्तंत पंक्ति कभऊ न कीन मोर मन भंगु के आधार पर लिखिए कि किसने किसका मन नहीं दुखाया। किसने किसका मन, यानी कि रामचंद्र जी ने कभी भी भरत का मन नहीं दुखाया। तो दूसरे का भी ऑप्शन बी करेक्ट होगा और पहले का भी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जाहिर सी बात है बेटा, आजकल हम लोग बेसिकली सुनते भी रहते हैं रामचंद्र जी के बारे में। जैसे कि अयोध्या में मंदिर बना है तो बेसिकली हम जानते हैं कि हाँ, रामचंद्र जी ने कभी भी भरत को दुखी नहीं किया। भरत को हमेशा सुखी देखना उन्होंने पसंद किया, और भरत और रामचंद्र जी के बीच का जो प्रेम था वो अतुलनीय और अविस्मरणीय प्रेम था। ठीक है ना? तो उसके बारे में उसमें पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में रूपक अलंकार है? रूपक अलंकार यानी कि बेटा आपने सारे अलंकार पढ़ने हैं। ठीक है? अलंकार अगर आप पढ़ लेंगे तो शायद आपके पास 1 से 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और अलंकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनके आपको साथ साथ ये भी पढ़ लेना है कि उनमें ऑप्शंस यानी कि जिसे एग्जांपल्स क्या क्या दिए जाते हैं, जिससे जुड़े हुए आपको आसान हो जाए। इसमें लिखा है सुनी मुनि बचन राम रुख पाई। दूसरा ऑप्शन दिया है मातु मंदी मैं साधु सुचाली, मोर अभाग उदती अबघाऊ, जा रही जाए जननी कही काहू। कौन सा रूपक अलंकार है? यानी कि रूप की कौन सा? मोर अभाग उदती अबघाऊ। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें, क्वेश्चन नंबर 4, मीरा के पद के आधार पर लिखिए कि श्री कृष्ण को मोल लेने के लिए मीरा ने कौन कौन सी कीमत नहीं चुकाई। ऐसी कौन कौन सी कीमत है जो मीरा ने नहीं चुकाई? धन, संपत्ति। ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। पद्माकर रचित पद में किस रस की प्रधानता है? पद्माकर ने जितने भी पद लिखे हैं उसमें कौन से रस की ज्यादा ध्यान दिया गया है? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दैट इज द श्रृंगार रस। कौन सा होगा बेटा? श्रृंगार रस। क्या भूलूं क्या याद करूं, कविता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उचित विकल्प का चयन करिए। कथन दिया गया है, सुख के बीते पलों के साथ दुख के वर्तमान दिनों को जोड़ देने से मन व्यथित हो जाता है। कारण, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जो सुखी के पल बीत चुके हैं वे दोबारा वापस नहीं आ सकते हैं। क्या कथन और कारण दोनों गलत हैं?
या कथन और कारण दोनों सही है? कारण सही है लेकिन कथन गलत है। क्या ऑप्शन कथन तथा कारण दोनों सही है? कारण कथन की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात है। जब हम सुख के दिनों में इंजॉय करते हैं, इंजॉय के जो हमारा दिन होते हैं, जो अच्छे दिन जाते हैं, तो जब बुरा वक्त आता है तो हम अच्छे दिनों को याद करते हैं। वो इसीलिए हमें महसूस होता है कि पता नहीं वो अच्छे दिन आएंगे या नहीं आएंगे। तो कथन और कारण दोनों करेक्ट थे। कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए, यानी कि फिर जो आपकी मैचिंग होती है आपको यहाँ पे दी गई है। पहला दिया गया मसाल, भेड़िए, तुम, 3 चीजें दी गई। दमनकारी सत्ता, आम आदमी, सामुदायिक चेतना। तो इसमें बेटा कौन कौन सा ऑप्शंस करेक्ट होगा? मसाल के साथ किसको जोड़ेंगे हम? मसाल के साथ हम जोड़ेंगे आम आदमी को, क्योंकि जाहिर सी बात है आम आदमी लेके चलेगा तो मसाल के साथ आम आदमी जाएगा। भेड़िए के साथ दमनकारी सत्ता है, क्योंकि भेड़िया क्या करता है, किसी पे भी आक्रमण कर देता है। और तीसरा ऑप्शन तुम के साथ जाएगा आम आदमी। ठीक है, पहले के साथ मसाल के साथ सामूहिक चेतना। ठीक है, ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा? ए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? ए। ठीक है, मसाल सामूहिक चेतना, तुम आम आदमी हो गए, भेड़िए दमनकारी सत्ता। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, संयुक्त परिवार कविता का कभी अतिथि के घर से बिना मिले ही लौट जाने से परेशान क्यों है? क्यों भैया अतिथि के घर से लौट जाने से परेशान होगा? कभी मेल मिलाप में विश्वास रखता है, अतिथि उसका परिचित था, आगंतुक के आने का कारण वह नहीं जान सका, या अवगत से वह वंचित रह गया। कभी मेल मिलाप में विश्वास रखता था, जाहिर सी बात है क्योंकि कविता का नाम क्या है? संयुक्त परिवार। तो जाहिर सी बात है कभी किसमें विश्वास रखा है? मेल मिलाप में। सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार स्त्री और पुरुष के व्यक्तित्व को अलग अलग मानने का आधार है दोनों की शारीरिक संरचना, दोनों की स्वतंत्र इच्छा शक्ति, दोनों का बाहरी परिवेश, दोनों के भीतर स्वतंत्र आत्मा। क्या होगा बेटा इसका ऑप्शन? जाहिर सी बात है स्त्री और पुरुष सुभद्रा सिंह चौहान ये मानती हैं कि केवल शारीरिक संरचना जो है उसके आधार पे आप बता सकते हो, बाकी सारी चीजें स्त्री कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि उनकी शारीरिक रचना जो ईश्वर ने बनाई है वो अलग बनाई है, इसके अतिरिक्त बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जो आज की डेट में स्त्रियां ना कर पा रही हैं। और आप लोग भी देख रहे हो कि स्त्रियां हर जगह झंडे गाड़ रही हैं। तो ऐसे आप नहीं कह सकते कि महिलाएं हमारी कुछ भी नहीं कर सकती। सारी बच्चियां हमारा कुछ ना कुछ जरूर करेंगी और कर भी रही हैं, कहीं ना कहीं नाम रोशन कर रही हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान विपरीत परिस्थितियों में भी घर और बाहर के बीच संतुलन कैसे स्थापित कर पाई? पारिवारिक सहयोग से, परिस्थितियों से समझौता करके, या फिर किस तरीके से बेटा? सुदृढ़ आर्थिक स्थिति के कारण, या फिर दृढ़ निश्चय और मानसिक धैर्य से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 11 का? दृढ़ निश्चय, क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि हमें दोनों परिस्थितियों में संतुलन स्थापित करना है। तो जब संतुलन स्थापित करना है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कुटज पाठ के अनुसार अबोध कौन है? कुटज जो हमारा एक पाठ है पेपर में, उसके अनुसार अबोध कौन है? मन पर नियंत्रण रखने के कारण, दूसरे का उपकार करने वाला, दूसरे का अपकार करने वाला, सांसारिक ज्ञान और नहीं समझने वाला, या मानसिक बल कम रखने वाला। तो जाहिर सी बात है कि अबोध कौन है? जिसके पास सांसारिक ज्ञान नहीं है, जो सांसारिक ज्ञान को नहीं समझ पा रहा है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही हो जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटज की तुलना राजा जनक से क्यों की गई? राजा जनक से तुलना क्यों की गई बेटा? क्योंकि राजा जनक मन पर नियंत्रण रखने के कारण, राजा जनक के पास बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई लेकिन उन्होंने अपने मन पर नियंत्रण रखा। आपने सामान्य में भी सुना होगा जीवन में, तो अगर राजा जनक की पुत्री थी सीता जी, तो वो चाहते तो वो अपने जंगल में ना रखते, अपनी बेटी को घर ले आते, लेकिन उनको लगता था कि हाँ बेटी को उनके पति के साथ ही रहना चाहिए, तो उन्होंने रामचंद्र जी की बातों का ध्यान रखा। तो इसीलिए उन्होंने अपने मन पर नियंत्रण रखा। एक पिता होने के नाते न सोच के, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते उन्होंने सोचा कि प्रारंभिक चीज क्या जरूरी है। कुटज पाठ के अनुसार सुख और दुख क्या है? सुख और दुख क्या है? मन के विकल्प क्या होंगे बेटा? ऑप्शन
मन के विकर। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पीढ़ियां और गिट्टियां पाठ के अनुसार साहित्यिक वयोवृद्ध मोटा चश्मा लगाकर क्या करते थे? किताबें पढ़ते थे, चांद को देखते थे, नई पीढ़ी को ताकते थे, या सड़क पर चलते थे? वयोवृद्ध लोग मोटा चश्मा पहनकर क्या करते थे? नई पीढ़ी को ताकते थे। लिखा हुआ है वयोवृद्ध, यानी कि जो पुराने लोग हैं वो किसको ताक रहे हैं? नई पीढ़ी को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। पीढ़ियां और गट्टियां पाठक में तरुण ने वयोवृद्ध के लिए अर्थ का क्या प्रबंध किया? उन्हें अंशकालिक काम दिलवा दिया, उन्हें रॉयल्टी दिलवाने का प्रबंध किया, उन्हें मंदिर में काम दिलवा दिया, उन्हें देवता बनाकर मंदिर में बैठा दिया। क्या ऑप्शन होगा बेटा इसका करेक्ट? उन्हें रॉयल्टी दिलवाने का प्रबंध किया गया। भाई ऑब्वियस है कि वो पुराने लोग हैं तो उन्हें रॉयल्टी दी गई। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चीफ की दावत कहानी के आधार पर मां चीफ के लिए फुलकारी बनाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि इससे बेटे की तरक्की होगी। क्या होगा बेटा? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। रीढ़ की हड्डी एकांकी के पात्र गोपाल प्रसाद के व्यक्तित्व के विषय में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? वे बच्चों की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। बिल्कुल नहीं थे, तो ये असत्य वर्ड है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अच्छे पत्र का गुण नहीं है सरलता, सहजता, संक्षिप्तता और जटिलता। ऑब्वियस है, अच्छा पत्र लिखोगे, अगर वो जटिल है, हमें नहीं समझ आ रहा, तो वो पत्र अच्छा नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? डी, जटिलता उसका नहीं है, अच्छा गुण। मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में खड़ा हूं वाक्य बोलचाल की हिंदी भाषा के किस प्रयुक्ति क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बबैया हिंदी, हैदराबाद की हिंदी, या फिर एंग्लो हिंदी, या दिल्ली की हिंदी? ये बेटा बोलचाल की भाषा का है एंग्लो हिंदी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, एंग्लो हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। रीढ़ की हड्डी एकांकी, रीढ़ की हड्डी एकांकी क्या लिखा हुआ है में समाज की किस समस्या को प्रस्तुत किया गया? इसमें बेटा दहेज प्रथा और नारी शिक्षा की उपेक्षा के बारे में बताया गया। पुरानी पीढ़ी, पीढ़ियों और गिट्टियों के आधार पर लिखिए कि पुरानी पीढ़ी के द्वारा युवा पीढ़ी को अधिकार ना सौंपने से समाज को क्या नुकसान होता है? पुरानी पीढ़ी के द्वारा युवा पीढ़ी को अधिकार ना सौंपने से समाज में गतिरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, समाज की प्रगति रुक जाएगी। ठीक है, और तीसरे का आंसर होगा चीफ की दावत कहानी के लेखक का नाम लिखिए, तो यानी भीष्म साहनी नाम है इनका, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है। सही और गलत यानी हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ट्रू और फॉल्स बेटा बताएंगे। इसमें क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है भाषा का विकास सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं होता है। सामाजिक की पूर्ति के लिए भाषा का विकास नहीं होता है, ऐसा गलत है। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? फॉल्स। दूसरा क्या है? किसी भी पत्र का कच्चा रूप तैयार करना प्रारूपण कहलाता है, ये बिल्कुल सही है, हो जाएगा ट्रू हमारा। ठीक है, पहला हमारा यानी कि फॉल्स, इसे हम गलत लिखेंगे। दूसरा हमारा सही। तीसरा हमारा क्या है? हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का नाम उदंत मार्तंड है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित काव्यांश को, हमें इस काव्यांश को ध्यान से पढ़ना है और इससे जड़े हुए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है बाहों की विभा से तात्पर्य नहीं है भुजाओं का सौंदर्य। ऑप्शन क्या होगा? बी। चट्टानों की छाती से दूध निकालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो से क्या आशय है? पत्थरों से पानी निकालना, विपरीत परिस्थितियों में विजय पाना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, विपरीत परिस्थितियों में भी विजय पाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्यांश में प्रयुक्त तुंग शब्द का अर्थ क्या है? तुंग शब्द का अर्थ है ऊंचा। सोम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सोम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा बेटा? गरल। क्या होगा? गरल। ठीक है, सोमरस, बड़ा ध्यान से सुनते हैं लोग। एंड काव्यांश के माध्यम से देशवासियों में कौन सा भाव जागृत किया गया है? वीरता का। कायरता का तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? ए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है?
है रुकी जहां भी धार, प्रतीकार्थ है विचारों की गंगाओं का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चंद्रमाओं से पीयूष प्राप्त करने से अभिप्राय है, दैट इज अमृत प्राप्त करना। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट। अब बेटा हमें गद्यांश पढ़ना है, ध्यान से गद्यांश पढ़ना है। ध्यान से देखो, ये गद्यांश वही है जिसका पहले हमें ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव गद्यांश के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। गद्यांश के पाठ का नाम है, गद्यांश के पाठ का नाम क्या है बेटा? कुटज। क्या नाम है? अंडमान डायरी। क्या नाम है? अंडमान डायरी। इन शिक्षों से मैं जहां से कोई नहीं निकल सकता कथन में जहां शब्द प्रयुक्त किया गया है, किसके लिए? जेल की तंग काल कोठरियों के लिए। किसके लिए किया गया है? जेल की तंग काल कोठरियों के लिए। सुबह की पहली किरण आम आदमियों के लिए कौन सा संदेश लेकर नहीं आती है? निराशा का। ऑप्शन क्या होगा? बी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये से आशा का लेके आती है, सुख का लेके आती है, खुशहाली का लेके आती है, लेकिन सुबह सुबह निराशा, हर व्यक्ति मना करता है कि सुबह सुबह निराशा का भाव नहीं रखना चाहिए। गद्यांश में प्रयुक्त परिणित शब्द का अर्थ है, परिणित शब्द का अर्थ है बेटा बदलना। ठीक है, सेनानियों ने किस लिए यातनाएं सही? अंग्रेजों का साथ ना देने के लिए। अगर वो अंग्रेजों का साथ दे देते तो वो उन्हें नहीं सहनी पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गद्यांश में प्रयुक्त दहलीज का अर्थ शब्दार्थ नहीं है, तो मर्यादा। चौखट है, ड्योरी है, तेहरी है, लेकिन मर्यादा शब्द नहीं है। निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्नों में उत्तर लिखिए। विलोम शब्द लिखिए। सुखांत का दुखांत हो जाएगा, अमानुष का भावनुष्यिक हो जाएगा। उपसर्ग बताना है बेटा, उपसर्ग और प्रत्यय आपको पता है। दुर्दशा का उपसर्ग क्या होगा? दुर। क्या हो जाएगा? दुर। जो शुरू में लगता है वो उपसर्ग होता है। प्रत्यय क्या हो जाएगा? अस्मिता का ता। ठीक है, और दुर्दशा का प्रत्यय अगर पूछा जाएगा तो दुर और दशा। दशा हो गया प्रत्यय, दुर हो गया उपसर्ग। ठीक है, अस्मिता का प्रत्यय हो गया ता और उपसर्ग हो गया अस्मि। ठीक है, तो ऑप्शन याद रहेगा ये। निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। इसमें हमें विराम चिन्ह लगाना है। युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, तुम जल ढूंढ कर ले आओ। ठीक है, हमें कहां पे लिखना है? तुम जल ढूंढ कर ले आओ। तो यहाँ पे हम तुम के बीच में एपिस्ट्रोफी वो लगा देंगे, कॉमा, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, तो ये शब्द कहा है, ये एक सेंटेंस हो गया, ये हो गया, तो इसको ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, तो इस स्टेटमेंट पे हम कॉमा लगा के और इस पे हम फुल स्टॉप उसके बाद लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पुनः, यानी कि इसको क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों को जोड़ के एक सरल वाक्य बनाइए। 5 भाई वन में भ्रमण कर रहे थे, उन्हें प्यास सताने लगी। तो वन में भ्रमण करते हुए पांचों भाइयों ने प्यास सताने लगी। क्या लिख देंगे? वन में भ्रमण करते हुए पांचों भाइयों को प्यास सताने लगी। ये क्या हो गया? सरल वाक्य। निम्नलिखित वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए, यानी कि जिसमें कि कर्म की दिखाई पड़े कि इसमें कर्म हो रहा है। तो कौन सा है? नकुल के द्वारा उस बगुले की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, तनिक भी ध्यान नहीं दिया गया। नकुल के द्वारा, अभी क्या जैसे लिख दिया गया नकुल के द्वारा, तो कर्म वाच्य हो गया, क्योंकि कर्म किसके द्वारा किया जा रहा है? नकुल के द्वारा। निम्नलिखित का शुद्ध रूप वर्तनी लिखिए। संसारिक को सही से लिख सकते हो बेटा आप, या नहीं लिख सकते हो? संसारिक को सासारिक हो जाएगा। उज्जवल को सही से लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, उज्जवल। ठीक है, दोनों आधे जा बनेंगे। सांसारिक भी आसान से लिख सकते हो, सासारिक होगा। तो दोनों शब्द क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पशु योनि पद का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। तो पशु योनि शब्द क्या है बेटा? पशु योनि का विग्रह करोगे तो पशुधन योनि, पशुओं की योनि। ठीक है, तत्पुरुष समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करेंगे तो मृतावस्था, तो मृत धन अवस्था, धर्मात्मा, धर्म धन आत्मा, तो धर्मात्मा हो गया। दोनों को लिख के बता देता हूं, चलो। इसको लिख सकते हो बेटा मृत धन अवस्था, मृत अवस्था। ठीक है, दूसरे वाले को लिख सकते हो आप धर्म धन आत्मा। ये हो गया बेटा धर्मात्मा। ठीक है, मृत धन अवस्था, मृतावस्था, और धर्म धन आत्मा, दैट इज अ धर्मात्मा।
अब तो लिख लोगे, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंधे की लाठी मुहावरे का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो अंधे बेटा अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी होता है। ये तो सबने सुना होगा, श्रवण कुमार वाली अगर कहानी सुनी होगी तो श्रवण कुमार अपने माँ बाप के लिए क्या थे, अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। ठीक है, ये भी ऑप्शन में आंसर दे सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो कि श्रवण कुमार अपने माँ बाप के लिए अंधे की लाठी थे। ई प्रत्यय के दो शब्द बनाइए। तो बेटा प्रत्यय लगाना है, प्रत्यय ई के शब्द दो बना सकते हो या नहीं बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो आप लोग। प्रत्यय और उपसर्ग अभी मैंने पीछे बता ही दिया है। निम्नलिखित काव्यांश की व्याख्या कीजिए। हमें यहाँ पे व्याख्या करनी है, जो काव्यांश हमें दिया गया है इसको हमें पढ़ के इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है प्रश्नों के दो के उत्तर लिखने हैं, यानी कि हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, 2 के उत्तर लिखने हैं। संयुक्त परिवार कविता में संयुक्त और एकल परिवार के बीच का अंतर बताया गया है, ये आप लिख सकते हो खुद से भी। कवि दुष्यंत कुमार बाहरी ढांचे में नहीं अपितु आधारभूत परिवर्तन चाहते हैं, ये भी आसान है। और नहीं तो सबसे आसान तो यही है, भरत का भ्रात प्रेम, इसे तो आप आसानी से लिख सकते हो। काव्यांश दिया गया है, इसको काव्यांश को पढ़ना है, इससे हमें आंसर्स लिखने हैं। काव्यांश में आज की दुनिया को विचित्र और नवीन क्यों कहा गया है, ये हम काव्यांश से पढ़ के आंसर दे देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए आसान है। क्योंकि हम काव्यांश पढ़ेंगे तो बेटा जाहिर सी बात है कि हम आंसर दे पाएंगे। इतना बेसिक हिंदी का अगर हमें नहीं पता है तो हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी, फिर हिंदी में हम पास होने की उम्मीद भी ना रखें। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है 29। इसमें बेटा हमें दिया गया गद्यांश, इससे क्या करना है, सब प्रसंग व्याख्या करनी है। एक प्रसंग देना है, उसके साथ व्याख्या करनी, छोटा करना है। ठीक है, तो सब प्रसंग व्याख्या करनी है, तो व्याख्या आप इसको पढ़ के इसका निचोड़ निकाल के कम शब्दों में आपको लिख देना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने। 3 प्रश्न दिए गए, चीफ की दावत अभी हम ऊपर भी पढ़ रहे थे, रीढ़ की हड्डी और नई पीढ़ी, यानी कि ये मान लीजिए नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी, चीफ की दावत और रीढ़ की हड्डी, ये 3 थोड़े से इंपॉर्टेंट से नहीं आपको लग रहे हैं चैप्टर, तो इनको थोड़ा सा दोबारा देख लेना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ के इसके क्वेश्चन के आंसर देने, ये और भी आसान हो गया। गद्यांश को पढ़ना है और आंसर्स दे देने हैं। 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं बेटा 50 से 60 शब्दों में। ठीक है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 50 से 60 शब्दों में। 3 विशेषताएं लिखिए सामान्य बोलचाल के बारे में, आप आसानी से लिख सकते हो। 4-4 नंबर में भी 2 क्वेश्चन दिए गए। विकास कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार में संचार माध्यमों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये आपका पेपर खत्म हो गया। इतना ही आपका पेपर आना है, यानी कि इस तरीके का सामान्य भाषा का बिल्कुल पेपर आना है। ठीक है, इसको आप एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि संचार के बारे में लिखा एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिखना है आपको। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आप इस पेपर को समझ गए होंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा आएगा, और इस पेपर को समझ लीजिए बेटा, और इस तरीके से आप अपने आप को तैयार कर लीजिए ताकि आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।